हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल बायोमैजिक। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो पहली बात मान के चलें कि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों? क्योंकि कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जनरली तो एक ही क्वेश्चन मिलते हैं, बट 1 to 2 क्वेश्चंस, क्योंकि ट्रेंड ऐसा चेंज हो रहा है ना कि आप छोटे चैप्टर्स से क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं। और मैं ये आपको यकीन दिलाना चाहूँगा कि आप इतना पढ़ के जाएँ सफिशियंट है, क्योंकि भरोसा रखना सबसे बड़ा बात होता है। आप कुछ भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बना के देखें या फिर आने वाले ईयर में भी क्वेश्चंस आपको इसलिए बन जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ड्रग्स। तो ड्रग्स क्या होता है? लो मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंस। ये टारगेट ऑर्गन पे बाइंड करेगा और बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद हम बात करते हैं इंजाइम्स की। तो जितने भी इंजाइम्स होते हैं प्रोटीन्स होते हैं, और इंजाइम्स आर प्रोटीन्स, लेकिन एक्सेप्शन है राइबोजाइम। राइबोजाइम ये आरएनए इंजाइम है, और आरएनए क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड है, यानी प्रोटीन नहीं होता, ये अकेला इंजाइम है। जिस पे स्टार लगा होगा समझ जाना है कि क्वेश्चंस आया हुआ है या फिर वो इम्पोर्टेंट होगा। अब बात करें इंजाइम्स की। तो इंजाइम कैसे काम करता है? इंजाइम कैटलिस्ट की तरह काम करता है, और ये इंजाइम इंक्रीज कराता है रेट ऑफ रिएक्शन को। कैसे? तो ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, लो कर देता है। और ये कभी कैटलिस्ट की बात करें ना, तो कभी भी रिएक्शन में ये विदाउट होता है। नीचे हम एरो दिए हुए हैं तो ये विदाउट है, अगर ऊपर दे दे विथ होता है। तो विदाउट कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन, ये कभी रिएक्शन में ख़त्म नहीं होता है। कोई भी इंजाइम था, सपोज ये एक इंजाइम है, इंजाइम के 2 साइड होते हैं। एक तो एक्टिव साइट होता है इंजाइम का, दूसरा जो साइट होता है ये एलोस्टेरिक साइट होता है। तो एक्टिव साइट ये पाउच लाइक या सर स्ट्रक्चर होता है, इसी पे जनरली सबस्ट्रेट बाइंड करेगा। सबस्ट्रेट कहाँ बाइंड करता है? एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट बाइंड करता है जनरली। अब बात करते हैं सबस्ट्रेट की और इंजाइम की। तो अब अगर बात करें कि ये जो इंजाइम्स है, तो जनरली सबस्ट्रेट एक्टिव साइट पे इंजाइम के बाइंड करती है। अब होता क्या है कि देखिए, ये कोई सबस्ट्रेट है। सपोज मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि ऐसा सबस्ट्रेट है जो एसिड का प्रोडक्शन करता है। मान लीजिए कुछ खाना खाते हैं या कोई सबस्ट्रेट है जो एसिड प्रोडक्शन करता है, तो हम लोग उसके खिलाफ ड्रग्स डालेंगे। तो वो कैसे काम करेगा देखेंगे। जब इंजाइम सबस्ट्रेट बाइंड करता है इंजाइम के एक्टिव साइट पर जाकर के, तो देखिए इंजाइम, ये इंजाइम है और ये क्या है? सबस्ट्रेट। तो एक कॉम्प्लेक्स बन गया ना, तो इसको हम लोग इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, या ESCB लिखते हैं इसको। ये बायोलॉजी में भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि ये जो सबस्ट्रेट होता है, अब इंजाइम अपने में कन्फर्मेशनल चेंज करता है। देखिए अपने फिगर को ऐसा था, अब चेंज किया, और इसकी वजह से सबस्ट्रेट के साथ ये क्लोज एसोसिएशन बनाता है और इसके बॉन्ड को तोड़ना स्टार्ट करता है सबस्ट्रेट के। तो इंजाइम अब जैसे सब बॉन्ड टूटेगा तो ये सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा, तो इंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, इसको EPC बोलते हैं। उसके बाद ये इंजाइम प्रोडक्ट बनाने के बाद प्रोडक्ट को रिलीज कर देगा और ये सेपरेट हो जाएगा, और फिर से ये नए रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, यानी कंज्यूम नहीं हो गया, नो कंजम्पशन। इंजाइम फिर से काम करेगा, इंजाइम ख़त्म नहीं होता उस रिएक्शन में। अब इंजाइम इनहिबिटेड ड्रग्स, क्योंकि हमको ड्रग्स के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में। तो ड्रग्स की बात करें तो ड्रग्स कैसे काम करेगा? सपोज ये सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट इंजाइम के साथ बाइंड करता है एक्टिव साइट पे, तो एसिड का प्रोडक्शन करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक ड्रग डालते हैं, ये एंटासिड ड्रग है। ये ड्रग क्या करेगा? इंजाइम के एक्टिव साइट पे जाकर के खुद से बाइंड कर जाएगा और इसकी बाइंडिंग को इनहिबिट कर देगा। अब ये सबस्ट्रेट को बाइंड नहीं करने देगा यहाँ पे एक्टिव साइट पे। तो क्या करेगा? ये एंटासिड है, यानी अपोजिट है एसिड के, तो ये एसिड के सिक्रेशन को रोक देगा या एसिडिटी को कम कर देगा। तो ऐसे ही देखते हैं 2 तरह के इंजाइम इनहिबिटर ड्रग्स हैं। एक कम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है, एक नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है। तो जो कम्पिटिटिव इनहिबिटर है वो एक्टिव साइट पे बाइंड करता है और ये रिवर्सिबल होता है। ठीक है? क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन अगर बढ़ा देंगे तो ये ड्रग यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पे फिर जाकर के एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट बाइंड कर जाएगा। बट नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन में होता क्या है कि ये जो ड्रग है, ये ड्रग जो होगा वो बाइंड करेगा एक्टिव साइट पे नहीं, ये जो दूसरा साइट बताए थे एलोस्टेरिक साइट, ये कौन सा साइट बताए थे? एलोस्टेरिक साइट। इस एलोस्टेरिक साइट पे जाके बाइंड करेगा, और जब एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड करता है तो ये इंजाइम के फिगर को डिस्टॉर्ट कर देता है, इंजाइम का डिस्टॉर्शन हो जाता है, यानी इंजाइम टूटना स्टार्ट हो जाता है, इंजाइम डिस्टॉर्ट हो जाता है। तो जो इंजाइम नॉन कम्पिटिटिव होता है वो एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड करेगा, तो इंजाइम को डिस्टॉर्ट कर देगा, यानी इंजाइम एक तरह से बिगड़ जाएगा। तो अब इस पर कोई सबस्ट्रेट वगैरह बाइंड नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से ये इंजाइम इनहिबिटेड ड्रग्स काम करते हैं। अब हम लोग आते हैं थेरापेटिक एक्शंस ऑफ ड्रग्स। तो ये क्या होता है कि कैसे ड्रग काम करता है,
या फिर किस ड्रग का क्या काम है। तो एंटासिड, एंटासिड की जब बात करते हैं ना तो इसके नाम में लिखा हुआ एंटी प्लस एसिड, यानी ये एसिड के एंटी है। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट। जैसे कोई एसिड है, एसिड बढ़ा हुआ है तो ये एसिड को कम कर देगा, इसीलिए इसको बोलते हैं एंटासिड्स। तो एसिड को कम करने या एसिड को न्यूट्रलाइज करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, बेस। तो एंटासिड्स क्या होता है, जनरली बेस होता है। तो सब्सटेंस विच न्यूट्रलाइजेज एक्सेस ऑफ एसिड या HCl प्रोड्यूस इन द स्टमक, दैट इज कॉल्ड एंटासिड्स। अब एंटासिड्स का एग्जांपल आता है नोवेल्जिन, डाइजीन, ग्लूसेल, हिस्टैक, जेंटेक। जैसे रेनिटिडिन, सैमेटिडिन आता है ना, वो हिस्टैक जेंटेक आता है। उसका जितना भी पराजोल है, जैसे कि ओमीपराजोल, रैबीपराजोल, पेंटोपराजोल, इसोमीपराजोल, ये सब भी एंटासिड्स का काम करते हैं। यानी ये जाएंगे और न्यूट्रलाइज कर देंगे जो एसिड बन रहा है, तो आपका एसिडिटी ठीक हो जाएगा। अब एंटीहिस्टामिनिक्स, तो एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट या फिर रोकने वाला, किसको, हिस्टामिन को। तो अब जानिए कि मास्ट सेल जो होता है ना, ये मास्ट सेल आपका, तो मास्ट सेल सेक्रेट करता है हिस्टामिन को, और यह हिस्टामिन एलर्जी काज करता है। जैसे अस्थमा हो गया, फिर बहुत जो भी एलर्जी है वो काज करता है। तो एंटी हिस्टामिनिक जब डालेंगे ना तो ये हिस्टामिन, ये मास्ट सेल के स्टिमुलेशन को रोक देगा, यानी हिस्टामिन का प्रोडक्शन रोक देगा, तो एलर्जी भी नहीं होगा। ठीक है। तो ड्रग्स यूज्ड टू डिमिनिश और एबोलिश, कम करना या डिमिनिश या एबोलिश पूरा ख़त्म करना, द इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन, और इस तरह से वो प्रिवेंट करता है किसको, एलर्जी को। तो जो एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स आते हैं वो है रेनिटिडीन, साइमेटिडीन, फेक्सोफेनाडीन, टर्फेनाडीन, फेनिरामाइन। यानी डीन जिसमें लगा होगा ना, आपको समझ जाना है कि एंटीहिस्टामिनिक से। ट्रिक है याद करने का, वरना ये कोई फुल कंसेप्ट नहीं है। और एनाल्जेसिक्स की बात करते हैं अब। तो एनाल्जेसिक्स, तो देखिए अल्जेसिया का मतलब होता है पेन, यानी अल्जेसिक्स मीन्स होता है पेन काज करने वाला, दर्द करने वाला। तो एन अल्जेसिक्स, यानी एन मीन्स एंटी, किसके, एल्जेसिया, यानी पेन के अगेंस्ट काम करेगा। तो ड्रग दैट एक्ट्स न्यूरोलॉजिकली टू रिलीव पेन इज कॉल्ड एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स की बात करें तो दो तरह का एनाल्जेसिक्स होता है। एक होता है ओपियॉइड एनाल्जेसिक्स, और ये ओपियॉइड जो होता है ना, नार्कोटिक होता है। ये नार्को वगैरह जैसे सुनते हैं ना, नार्कोटिक ड्रग वगैरह पकड़ा गया, तो वो सब एनाल्जेसिक्स ही होता है, ओपियॉइड होता है। लेकिन जो नार्कोटिक या ओपियॉइड एनाल्जेसिक्स होता है वो एडिक्टिव होता है, यानी इसका लत लगता है, एडिक्टिव होता है। यानी ये अगर आप कंटिन्यू यूज कीजिएगा तो आपको इसका लत लग जाएगा, यानी आप फिर बाद में कहिएगा कुछ होगा या ना होगा, आपको चाहिए कि हमको ये चाहिए ही चाहिए, ये ड्रग चाहिए ही चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं ना ड्रग अब्यूज, वो। तो इसमें जो ओपियॉइड एनाल्जेसिक्स होते हैं वो मॉर्फिन होते हैं, कोडीन होते हैं, फिर हीरोइन आते हैं। तो ये सब क्या करते हैं, ब्रेन की एक्टिविटी को कम कर देगा। तो मान लीजिए पेन हो रहा है, तो आपकी ब्रेन की एक्टिविटी, जब से ये दवा दीजिएगा तो ब्रेन की एक्टिविटी कम हो जाएगी। अब जब ब्रेन ही सप्रेस हो जाएगा तो दर्द फील ही नहीं होगा, तो पेन खत्म हो जाएगा। अब एक आता है नॉन ओपियॉइड्स, यानी जो ओपियॉइड डेरिवेटिव नहीं है, तो वो नॉन नार्कोटिक भी बोलते हैं उसको, या फिर इसका लत नहीं लगता, इसका आदत नहीं लगता, ये नॉन एडिक्टिव ड्रग्स हैं। तो इसमें आते हैं एस्पिरिन, एस्पिरिन का जो ब्रांड नेम होता है एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड होता है, केमिकल नेम। डिक्लोफेनेक, एसाइक्लोफेनेक, किसी को भी दर्द होता है देखते हैं डिक्लोफेनेक खाता है, एसाइक्लोफेनेक खाता है। और दर्द में लोग पैरासीटामोल भी खाते हैं, लेकिन आप तो कहिएगा पैरासीटामोल फीवर को कम करता है, जी फीवर को तो कम करता है, यानी एंटीपायरेटिक्स भी है, लेकिन साथ में एनाल्जेसिक्स भी है। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो ओपियॉइड है इसको सिर्फ हम पेन के फॉर्म में या एनाल्जेसिक्स के फॉर्म में यूज़ करते हैं, लेकिन नॉन ओपियॉइड को हम लोग फीवर में भी यूज़ करते हैं, पेन में भी यूज़ करते हैं। तो जितना भी एंटीपायरेटिक्स है उसको हम पेन में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऑल एंटीपायरेटिक्स आर एनाल्जेसिक्स, बट जितना भी एनाल्जेसिक्स है उसको हम एंटीपायरेटिक्स की तरह यूज नहीं कर सकते, यानी हर दर्द की दवा बुखार में नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि ओपियॉइड वाली जो होती है ना उसको हम बुखार में नहीं दे सकते, क्योंकि बुखार उससे ठीक नहीं होगी। अब पैरासीटामोल के स्ट्रक्चर की बात करें तो पैरासीटामोल बनता है, देखिए पैरासीटामोल, देखिए एसिटा, यानी यहाँ पे एसिटिक एसिड, नाम में पता चल रहा है एसिटिक एसिड है, प्लस ओल है, देखिए यानी फेनॉल है ये, और पारा है, अमाइनो है, यानी अमाइनो ग्रुप है किस पे, पारा पोजीशन पे। देखिए फेनॉल के, ये फेनॉल है बेंजीन वाला, ये फेनॉल है। फेनॉल के देखिए ये ऑर्थो पोजीशन होता है, जो फेनॉल का OH फंक्शनल ग्रुप है, इसके जस्ट नेक्स्ट वाले कार्बन को ऑर्थो, इसके जस्ट को मेटा, और ये कौन सा पोजीशन है, पारा पोजीशन। तो पारा पे एक अमाइनो ग्रुप है और फेनॉल है, तो पारा अमाइनो फेनॉल प्लस एसिटिक एसिड मिल के बनाता है पैरासीटामोल, और इसी पैरासीटामोल का दूसरा नाम एन एसिटाइल पारा अमीनो फेनॉल भी होता है। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं।
अब देखते हैं एंटीपायरेटिक्स के बारे में। तो एंटीपायरेटिक्स क्या होता है? ऐसा ड्रग जो फीवर को कम करता है। पायरेक्सिया का मतलब होता है फीवर, और एंटी है यानी फीवर के अगेंस्ट। तो ऐसा दवा जो फीवर के अगेंस्ट है यानी फीवर को कम करेगा, ड्रग टू ट्रीट फीवर इज कॉल्ड एंटीपायरेटिक्स। तो पैरासीटामोल, नीमूसलाइड, ये सब चीज़ एंटीपायरेटिक्स है। ट्रैंक्विलाइजर्स क्या होते हैं? तो ट्रैंक्विलाइजर्स ऐसे दवा होते हैं जो कि स्ट्रेस को, तनाव को, टेंशन को कम करते हैं या ठीक करते हैं, या फिर किसी भी मेंटल रिटार्डेशन हो गया, सीवियर मेंटल डिजीज हो गया, उसमें हम लोग इस ट्रैंक्विलाइजर्स को हम लोग यूज़ करते हैं। अब ये ट्रैंक्विलाइजर्स बारबिट्यूरेट ग्रुप का मेंबर्स होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें ट्रैंक्विलाइजर्स में वैलियम, इक्वेनिल, ये भी नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, इक्वेनिल भी नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स की बात करें तो ऐसा ड्रग देखिए, एंटी यानी अगेंस्ट है, और किसके? फर्टिलिटी के। फर्टिलिटी का मतलब होता है ना फर्टिलाइजेशन से या फिर कॉन्सेप्शन से, जिसमें बच्चा पैदा होता है। तो ऐसा दवा जो फर्टिलिटी को या फर्टिलाइजेशन को रोक दे उसको एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स कहते हैं। यानी ऐसी फीमेल जिसको बच्चा नहीं चाहिए उसमें एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स देंगे। तो ड्रग यूज्ड टू प्रिवेंट कॉन्सेप्शन या फर्टिलाइजेशन। तो कौन कौन सा दवा देते हैं? तो नॉरएथिंड्रोन डालते हैं, इथेनाइल स्टेराडियोल डालते हैं यानी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन, जिसको नोवेस्टेरॉल भी बोलते हैं हम लोग। और माइफेप्रेस्टोन, ये मॉर्निंग आफ्टर पिल्स होता है माइफेप्रेस्टोन। अब बात करते हैं एंटी माइक्रोबियल्स की। तो एंटी प्लस माइक्रोबियल ड्रग, तो ऐसा ड्रग जो अगेंस्ट माइक्रोब हो, यानी माइक्रोब्स के ग्रोथ को या तो रोक दे, या तो इनहिबिट करे ग्रोथ को माइक्रोब्स के, या फिर माइक्रोब्स को पूरी तरह से किल कर दे। किस माइक्रोब को किल करना है या इनहिबिट करना है? जो आपके अंदर जाकर के बीमारी काज करेगा। तो पैथोजेनिक माइक्रोब्स को या तो किल करे या फिर उसको ग्रोथ को रोके, ऐसे ड्रग्स को एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स बोलते हैं। तो अगर कोई ड्रग है जो बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकता है, उसको किल करता है, तो उसको एंटी बैक्टीरियल ड्रग बोलेंगे। डी फॉर ड्रग लिख रहे हैं। फिर अगर कोई फंजाई के ग्रोथ को रोक रहा है, मार रहा है, तो एंटी फंगल बोलेंगे। कुछ वायरस को रोकता है तो एंटी वायरल ड्रग बोलेंगे। फिर अगर कोई पैरासाइट्स को मारता है या रोकता है तो एंटी पैरासिटिक ड्रग्स डालेंगे। अब एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? एंटीबायोटिक्स ये भी एक तरह से ऐसा ड्रग है। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, बायो का मतलब होता है लाइफ, और तो किसके लाइफ के अगेंस्ट है? ये माइक्रोब्स के, यानी माइक्रोब्स को मारने के लिए हम लोग दवा देते हैं। तो ऐसा दवा जो अगेंस्ट हो माइक्रोब के लाइफ के, यानी ये माइक्रोब के को या तो किल करेगा या उसके ग्रोथ को इनहिबिट करेगा। तो ऐसे में क्या होगा? जो इन्फेक्शन होना होगा, इन्फेक्शन नहीं होगा। तो अगर एक्शन के मोड बेसिस पे अगर बात करें तो दो तरह के एंटीबायोटिक्स होते हैं। एक तो बैक्टीरियोस्टैटिक होता है, जो बैक्टीरिया, ऐसा एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया के ग्रोथ को, स्टैटिक मीन्स रोकना, ग्रोथ रोकना, तो या तो ग्रोथ को कम करे, या फिर दूसरा एंटीबायोटिक होता है बैक्टीरिसाइडल। साइडल के मीन्स होता है किलर, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना सुसाइड, तो साइड का मतलब होता है किल होना। तो बैक्टीरिसाइडल जो बैक्टीरिया को किल कर दे। तो ईटीसी, एग्जाम ट्रिक याद रखना, ईटीसी इरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरमफेनिकल, ये बैक्टीरियोस्टैटिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बैक्टीरिसाइडल की बात करें तो पेनिसिलिन, ऑफ्लॉक्सासिन और अमाइनोग्लाइकोसाइड्स यानी पेन ऑफ अमाइनो, ये बैक्टीरिसाइडल एंटीबायोटिक्स होते हैं। अब बात करते हैं एंटीबायोटिक्स का स्पेक्ट्रम के मोड पे या बेसिस स्पेक्ट्रम है। अब स्पेक्ट्रम के बेसिस पे एंटीबायोटिक्स को 3 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। एक तो लिमिटेड स्पेक्ट्रम, एक नैरो स्पेक्ट्रम और एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम। जो लिमिटेड स्पेक्ट्रम होता है ना, लिमिट जैसे हम मतलब अगर किसी चीज़ का लिमिट लगा देते हैं, तो लिमिट का मतलब होता है या तो वो सिर्फ किसी एक माइक्रोब्स को मारेगा, किसी एक बैक्टीरिया को या किसी एक फंजाई को, सिर्फ एक के अगेंस्ट काम करेगा, इनहिबिट करेगा या मारेगा। तो ऐसे एंटीबायोटिक्स को लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं, ठीक है। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक की याद करें तो ये एक के से ज़्यादा मारेगा, लेकिन हाँ नैरो रेंज में काम करेगा, ये बहुत ज़्यादा को नहीं मारेगा, लेकिन किसी पर्टिकुलर ग्रुप के अगेंस्ट काम करेगा। जैसे या तो ग्राम पॉजिटिव को या तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को किल करेगा, या फिर ग्राम नेगेटिव को, दोनों में से किसी एक को ही किल करेगा या इसके ग्रोथ को रोकेगा। ऐसे को नैरो स्पेक्ट्रम बोलते हैं, और एग्जाम्पल आता है इसका पेनिसिलिन जी। उसके बाद बात करें तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम। तो ब्रॉड का मीन्स होता है ये पूरे एकदम बड़े लेवल पे काम करेगा, तो किल्स या इनहिबिट्स वाइड रेंज ऑफ माइक्रोब्स। तो ये ग्राम पॉजिटिव को भी किल करेगा, ये ग्राम नेगेटिव दोनों को किल करेगा। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का एग्जाम्पल देखते हैं तो हमारे पास आता है एग्जाम्पल क्लोरमफेनिकल,
आम्पिसिलिन, एमोक्सासिलिन। तो आम्पिसिलिन और एमोक्सासिलिन जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, ये पेनिसिलिन एंटीबायोटिक से मॉडिफिकेशन करके आदमी ने बनाया था। तो इसको क्योंकि ह्यूमन मेड है, मेन मेड है, इसलिए इसको बोलते हैं सिंथेटिक एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन और एमोक्सासिलिन। ये भी आपका नेट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब आगे आते हैं एंटी माइक्रोबियल्स में। तो एंटी माइक्रोबियल की बात करें तो एंटीबायोटिक्स आर एंटी माइक्रोबियल। एंटी माइक्रोबियल में एंटीसेप्टिक्स भी आते हैं, तो हम लोग एंटीबायोटिक्स अभी पढ़ चुके हैं। अब एंटीसेप्टिक्स पढ़ेंगे। डिसइंफेक्टेंट, ये भी एंटी माइक्रोबियल्स है, यानी जो माइक्रोब्स को किल करता है या फिर ग्रोथ को रोकता है। अब एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट में फ़र्क ये है कि जो एंटीसेप्टिक होता है उसमें फिनॉल का कंसंट्रेशन सिर्फ 0.2 to 0.3% होता है, और ये भी आपका नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। जबकि डिसइंफेक्टेंट के अंदर फिनॉल का कंसंट्रेशन 1% के अराउंड होता है। तो जो फिनॉल का कंसंट्रेशन कम होता है, इसकी वजह से इसको लिविंग टिश्यू पे अप्लाई कर सकते हैं, तो उसको कोई नुकसान नहीं होगा। जैसे कि घाव होता है, वुंड्स होता है, कहीं कट लग गया, तो हम लोग ग्रोथ कम करने के लिए माइक्रोब्स के हम लोग एंटीसेप्टिक्स यूज़ करते हैं, जैसे डिटॉल वगैरह लगाते हैं, सोफ्रामाइसिन लगाते हैं, क्लिंडामाइसिन लगाते हैं। और एक वीक एंटीसेप्टिक भी होता है। ये वीक एंटीसेप्टिक क्या है? डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड। बोरिक एसिड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डाइल्यूट सॉल्यूशन जो होता है वो वीक एंटीसेप्टिक है। ये वीक एंटीसेप्टिक है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वीक एंटीसेप्टिक है। अब डिसइंफेक्टेंट में चूँकि इसमें फिनॉल का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो अगर इसको लिविंग टिश्यू पे अप्लाई करेंगे, आप अपने स्किन पर डालिएगा तो आपका स्किन जल जाएगा, इसीलिए इसको लिविंग टिश्यू पे अप्लाई नहीं करते हैं, इसको नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करते हैं, जैसे बर्तन वगैरह साफ़ करने में, या फिर जैसे हम लोग टॉयलेट वगैरह साफ़ करने में, ये सब चीज़ों में डिसइंफेक्टेंट को अप्लाई करते हैं। तो क्लोरीन, आयोडोफॉर्म, बिथियोनल, ये सब डिसइंफेक्टेंट है। तो क्लोरीन और आयोडीन, यानी आयोडोफॉर्म में आयोडीन है ना, तो क्लोरीन और आयोडीन जो होता है ये स्ट्रॉन्ग डिसइंफेक्टेंट है। कैसा डिसइंफेक्टेंट है? स्ट्रॉन्ग डिसइंफेक्टेंट। और ये भी आपका नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, PYQ। बिथियानल की बात करें तो ये डिसइंफेक्टेंट है, लेकिन बिथियानल को सोप में यानी साबुन के अंदर ऐड करते हैं ताकि उसके अंदर कुछ एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी आ जाए। जैसे कि प्रचार देखते हैं ना कि लाइफ बॉय किल करता है 99.9% जम को। ऐड नहीं कर रहे हैं लाइफ बॉय का, बता रहे हैं बस 99.9% जम्स को। तो क्योंकि इसके अंदर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी है, और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी लाइफ बॉय के अंदर कहाँ से आई? इसी बिथियानल के ऐड करने की वजह से एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी आ जाती है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं फूड एडिटिव्स के बारे में। सपोज कुछ जैसे पैकेज्ड फूड बनाते हैं तो उसमें पैकिंग करते हैं तो उसमें कुछ डालते हैं, क्यों? ताकि वो जो पैकेज्ड फूड है, क्योंकि वो ऐसा तो नहीं है कि आज बनाए और आज वो ठीक हो जाएगा, आज वो सेल हो जाएगा, तो वो 10 दिन, 20 दिन, 40 दिन, 50 दिन के बाद बिकता है दुकान में जाने के बाद। तो तब तक के लिए वो ख़राब ना हो, उसके लिए उसमें कुछ मिलाया जाता है, उसी को बोलते हैं फूड। क्योंकि फूड के अंदर कुछ ऐड कर रहे हैं इसलिए बोलते हैं फूड एडिटिव्स। तो सब्सटेंस एडेड टू प्रिजर्व फ्लेवर, या तो टेस्ट को, या फिर टेस्ट को इम्प्रूव करने के लिए, या फिर उसके अपीयरेंस को मेंटेन करने के लिए हम लोग फूड एडिटिव्स डालते हैं। फूड एडिटिव्स कई तरह के होते हैं, उसमें सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग आर्टिफिशियल स्वीटनर के बारे में। आर्टिफिशियल स्वीटनर का मतलब है ये ऐसा स्वीटनर है जिसको मेन ने खुद बनाया चीनी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए। ये स्वीटनिंग इफेक्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है आर्टिफिशियल स्वीटनर। तो उसमें एग्जांपल्स हैं एस्पार्टेम, सुक्रालोज और एलिटेम। जो एस्पार्टेम है ये सबसे ज़्यादा कॉमन आर्टिफिशियल स्वीटनर है, मोस्ट कॉमन आर्टिफिशियल स्वीटनर। और ये एस्पार्टेम कोल्ड क्लाइमेट में भी स्टेबल रहता है, यानी ठंडे में भी ये ख़राब नहीं होगा। तो ये भी PYQ है, आपका पहले आ चुका है आपके नीट में। सुक्रालोज की बात करें, देखिए सुक्रालोज, कल यहाँ पे क्लोरीन नाम से पता चल रहा है, क्लोरीन कहीं ना कहीं थोड़ा सा लग रहा है। सुक्रालोज का जब आप पढ़ रहे हैं तो सुक्रालोज कल यानी क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक ये है सुक्रालोज। और ये स्टेबल होता है कुकिंग टेम्परेचर पे। एस्पार्टेम स्टेबल था कोल्ड क्लाइमेट पे, लेकिन ये स्टेबल होता है कुकिंग टेम्परेचर पे। और सुक्रालोज की खास बात यह है कि ये सुक्रालोज कोई कैलोरी प्रोवाइड नहीं करता, यानी मोटापा इस सुक्रालोज की वजह से नहीं होगा। और एलिटेम भी होता है एक आर्टिफिशियल स्वीटनर। दूसरे फूड प्रिजर्वेटिव की बात करते हैं अगर हम लोग फूड एडिटिव्स की, तो फूड प्रिजर्वेटिव आते हैं, यानी ऐसा केमिकल जो फूड को प्रिजर्व करता है, यानी ये माइक्रोब्स के ग्रोथ को रोक देगा। तो वो जब माइक्रोब्स का ग्रोथ नहीं होगा तो फूड स्पॉयल नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा, बर्बाद नहीं होगा। जैसे कि शुगर, सॉल्ट्स, सोडियम, यानी SSS, ये SSS।
अब न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, जैसे वाइटामिन्स की बात करें तो वाइटामिन्स हम लोग, वाइटामिन्स को हम लोग खाने में लेते हैं, मिनरल्स को। अब विटामिन की बात करें तो ये जो विटामिन ए है इसका जो नाम है रेटिनॉल है, और अगर डेफिशिएंसी होती है विटामिन ए की तो बीमारी को बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन बी 1 इसका नाम होता है थायामीन, और इसकी डेफिशिएंसी की वजह से विटामिन बी 1 की कमी से बेरी बेरी होता है। और विटामिन बी 2 को राइबोफ्लेविन बोलते हैं, और इसकी डेफिशिएंसी की वजह से चिलोसिस होता है। विटामिन सी की बात करें तो इसको एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, और इसकी कमी से एस्कर्वी या फिर गम ब्लीडिंग होता है। विटामिन डी की कमी की वजह से रिकेट्स होता है चाइल्ड में, और एडल्ट में ऑस्टियो मलेशिया काउज करता है। और विटामिन ई को एंटी स्टेरिलिटी विटामिन बोलते हैं, क्योंकि ये स्पर्म में मोटिलिटी वगैरह विटामिन ई की वजह से आता है। ठीक है, तो अगर विटामिन ई की कमी होगी ना तो स्टेरिलिटी हो जाएगा। ठीक है, और बी 12 की बात करें तो बी 12 को साइनो कोबालामाइन बोलते हैं, यानी इसमें साइनाइड है, कोबाल्ट है, नाम से पता चल रहा है साइनो मीन्स साइनाइड है, कोबाला यानी कोबाल्ट है, और अमाइन भी है, तो साइनो कोबालामाइन। बी 12 की कमी की वजह से क्या होता है कि आरबीसी इमेच्योर रह जाता है, तो आरबीसी का साइज बड़ा हो जाता है, तो इमेच्योर आरबीसी, और इसकी वजह से आरबीसी जल्दी जल्दी मरने लगता है, तो उस मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, मेगा मीन्स बड़ा हो जाना, ब्लास्टिक अनीमिया यानी आरबीसी का साइज बड़ा होता है, और आरबीसी कम होने लगता है, क्योंकि आरबीसी का साइज बड़ा होगा तो इमेच्योर रह जाएगा, तो इमेच्योर रहेगा तो वो 120 दिन से पहले ही मर जाएगा, तो आरबीसी की डेफिशिएंसी होने लगती है। और ये भी आपका नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। एंटीऑक्सीडेंट का एग्जांपल देख लें, जो एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी प्लस ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट मीन्स ऑक्सीडेशन किसका, फूड का, और एंटी का मीन्स अगेंस्ट या प्रिवेंट करने वाला, तो जो फूड के ऑक्सीडेशन को रोकता है उसको एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं। एग्जांपल्स आते हैं ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉल्विन, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी देखेंगे समझ जाएंगे एंटीऑक्सीडेंट है, बीएसटी और बीएसएआर एंटीऑक्सीडेंट। उसके बाद आते हैं सोप्स के बारे में। तो जो सोप्स होते हैं वो सोप सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ, सोप की बात करते हैं तो ये सोप मीन्स साबुन, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ, सॉल्ट क्या है NaOH ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड, यानी फैटी एसिड का लंबा चेन होता है किसके साथ, या तो सोडियम सॉल्ट या फिर पोटेशियम सॉल्ट के साथ। फैटी एसिड जैसे कि स्टेरिक एसिड हो गया, ओलिक एसिड हो गया, पामेटिक एसिड हो गया, इसके साथ अगर सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट है तो उसको सोप बोलते हैं। सपोनिफिकेशन होता है ना, सोप प्रिपरेशन के मेथड को बोलते हैं सपोनिफिकेशन। जो सोप होता है ये गुड क्लिनसिंग एजेंट है, यानी सोप वैसे भी जानते हैं ना साबुन से क्या करते हैं, सफाई करते हैं और अच्छी सफाई करते हैं, इसलिए गुड क्लिनसिंग एजेंट है। सोप 100% बायोडिग्रेडेबल होता है, मीन्स जितना भी साबुन आप यूज़ करते हैं ना सब कंप्लीटली बायोडिग्रेडेबल है, यानी इसको माइक्रोब्स जो होता है ना बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म ये इसको डिग्रेड कर देगा। लेकिन सोप का डिसएडवांटेज है कि आप इसको हार्ड वाटर में यूज नहीं कर पाइएगा, हार्ड वाटर में ये सोप झाग नहीं बनाता है। अब आते हैं डिटर्जेंट के ऊपर। डिटर्जेंट होता है सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन, देखिए यहाँ भी सोडियम सॉल्ट है लेकिन जैसे सोप में था, लेकिन यहाँ पे अल्काइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड होता है या फिर लॉन्ग चेन ऑफ अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट होता है। लेकिन वहाँ पे क्या था, वहाँ पे लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड था सोप में लॉन्ग चेन फैटी एसिड, लेकिन यहाँ पे लॉन्ग चेन ऑफ अल्काइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड। डिटर्जेंट 3 तरह का होता है, केटाइनिक डिटर्जेंट, एनायनिक डिटर्जेंट और नॉन आयनिक डिटर्जेंट। केटाइनिक डिटर्जेंट क्यों बोलते हैं, केटाइनिक डिटर्जेंट इसलिए बोलते हैं कि जो डिटर्जेंट बनाते हैं ना इसमें जो सबसे लंबा पार्ट होता है ना वो मैक्सिमम केटाइनिक पार्ट होता है, इसलिए केटाइनिक डिटर्जेंट बोलते हैं। हालांकि इसमें एनायनिक पार्ट भी होता है लेकिन जो सबसे बड़ा पार्ट होता है मैक्सिमम पार्ट केटायन होता है। अब केटाइनिक डिटर्जेंट पहचानने का एक तरीका, जहाँ पे अमोनियम दिखे केटाइनिक है, याद रखेंगे क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स ऑफ अमाइंस, अमाइंस का क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स विथ किसके साथ, ABC एसीटेट ब्रोमाइड क्लोराइड, इन तीनों में से किसी एनायन के साथ अगर अमोनियम सॉल्ट, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है अमाइन का, समझ जाएंगे वो केटाइनिक डिटर्जेंट है। ये स्ट्रॉन्ग जर्मिसाइडल होता है जो केटाइनिक डिटर्जेंट है, बट इस होता क्या है ना कि ये बहुत एक्सपेंसिव होता है, ये महंगा होता है, इसलिए इसका यूज़ कम करते हैं। अब एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है सीटाइल, ट्राईमिथाइल अमोनियम क्लोराइड या फिर ब्रोमाइड या फिर एसीटेट, इसमें से कुछ भी मिलेगा। जैसे ये स्ट्रक्चर देखते हैं CH3 CH2 का होल 15 N CH3 का होल थ्राइस, तो देखिए ये इतना बड़ा जो ग्रुप है ना इसको बोलते हैं सीटाइल, यानी 16 कार्बन वाले को सीटाइल।
ट्राई मिथाइल, ये 1, ये 2 और ये 3 ट्राई मिथाइल। और ये अमोनियम है क्योंकि ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है। और यहाँ देखिए इतना बड़ा ग्रुप पॉजिटिव या केटायनिक पार्ट है, इसीलिए इसको बोलते हैं केटायनिक डिटर्जेंट। किसके साथ? ब्रोमाइड के साथ या क्लोराइड के साथ या एसीटेट के साथ। और ये 2020 का क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर केटायनिक डिटर्जेंट। तो सिटाइल, ट्राइमिथाइल, अमोनियम क्लोराइड, ब्रोमाइड या एसीटेट, ये केटायनिक डिटर्जेंट है। एनायनिक डिटर्जेंट क्या होता है? एनायनिक डिटर्जेंट सोडियम सल्फोनेट ऑफ सल्फोनेटेड, यानी इसमें सल्फोनेटेड यानी सल्फेट वाला ग्रुप दिखेगा, आप आंख मूंद के आंसर मारिएगा, एनायनिक डिटर्जेंट है। और अमोनियम वाला दिखेगा तो केटायनिक डिटर्जेंट मारेंगे। ऑफ लॉन्ग चेन अल्कोहल्स या फिर हाइड्रोकार्बन। देखिए एनायनिक डिटर्जेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें लार्ज पार्ट ऑफ डिटर्जेंट क्या होता है? नेगेटिव चार्ज कंटेन करता है, तो नेगेटिव चार्ज को एनायन बोलते हैं। तो लॉरिल अल्कोहल, लॉरिल हाइड्रोजन सल्फेट, देखिए सल्फेट दिखा, सोडियम लॉरिल सल्फेट, ये सब एनायनिक डिटर्जेंट है। अगर आपको सल्फेट से याद नहीं रहे, क्योंकि एक अल्कोहल भी है जो एनायनिक डिटर्जेंट है, तो लॉरिल देखिएगा, देखिए सब में लॉरिल है, जिसमें लॉरिल होगा वो एनायनिक होगा। बस याद करने के लिए ट्रिक बताएं, लॉरिल देखेंगे एनायनिक डिटर्जेंट आंसर करेंगे। अब डिटर्जेंट को और डिग्रेडेशन के बेसिस पर क्लासीफाई करते हैं कि कौन सा डिटर्जेंट बायोडिग्रेडेबल है, कौन सा डिटर्जेंट बायोडिग्रेडेबल नहीं है। बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है कि ऐसा डिटर्जेंट माइक्रोब्स जिसको डिग्रेड कर दे, माइक्रोब्स जिसको पूरी तरह से कंप्लीटली डिग्रेड कर दे, ख़त्म कर दे। तो ये एक चेन है और ये एक ऐसा है, ये एक ब्रांचिंग है और ये स्ट्रेट चेन है। तो माइक्रोब्स अगर काम करना स्टार्ट करे इस पे और इस पे, तो किसको आसानी से डिग्रेड कर देगा? भाई इसको आसानी से डिग्रेड कर देगा, लेकिन इसको चूंकि इसमें ब्रांचिंग है ना, तो इसको डिग्रेड करने में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो स्ट्रेट चेन वाले जो डिटर्जेंट होते हैं ना, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन जिसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होती है, ऐसे वाले जो डिटर्जेंट होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट होते हैं, इसीलिए वो इजीली डिग्रेड हो जाते हैं। जैसे अब जितना भी स्ट्रेट चेन वाला आएगा ना आप बायोडिग्रेडेबल, तो पहले हम बता चुके थे कि जितना भी केटायनिक डिटर्जेंट होता है वो 100% या कम्प्लीटली बायोडिग्रेडेबल होता है, ये तो पहले बता चुके थे। अब एक और है सोडियम लॉरिल सल्फेट, ये एनायनिक डिटर्जेंट है बट ये भी बायोडिग्रेडेबल है। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए स्ट्रेट चेन है, देखिए CH3 CH2 का होल 10 और CH2OSO3 -Na+, तो देखिए सल्फेट है तो एनायनिक है, लेकिन कहीं पे देखिए इसमें ब्रांचिंग है नहीं है, सब स्ट्रेट चेन है, इसीलिए ये बायोडिग्रेडेबल है। नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? इसमें देखिए ब्रांचिंग आ जाती है, तो इसको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है माइक्रोब्स के लिए, तो ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स नॉट डिग्रेडेबल माइक्रोब्स। अब एग्जांपल पूछेगा ना तो बायोडिग्रेडेबल वाले को याद कीजिए, बाकी जितना भी होगा नॉन बायोडिग्रेडेबल होगा, इसको क्यों याद करें, क्यों दिमाग लगाएं। डेटॉल की अगर बात करें, डेटॉल क्या था? हम लोग पहले पढ़ चुके, एंटीसेप्टिक है डेटॉल। डेटॉल बना किसका होता है? क्लोरोजाइलिनॉल का प्लस अल्फा टर्पिनॉल का बना होता है, ये डेटॉल का कंपोजिशन है। एस्पिरिन को हम लोग पढ़े पहले ही कि ये एस्पिरिन एनाल्जेसिक्स होता है, ये दर्द को कम करते हैं। एस्पिरिन एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड का इसका केमिकल नेम है। बनाते कैसे एस्पिरिन को? एस्पिरिन जो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड को एसिटाइल वाले ग्रुप से रिएक्शन करवाते हैं तो 2 बेंजोइक एसिड बनता है। देखिए क्या है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, देखिए ये बेंजोइक एसिड है और इसमें फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप के जस्ट नेक्स्ट वाले कार्बन को ऑर्थो कार्बन बोलते हैं, तो ये ऑर्थो होगा, ये मेटा है, ये पारा है। तो ऑर्थो पे OH ग्रुप है, तो ऑर्थो पे हाइड्रोक्सी, और पूरा का पूरा ये क्या है? बेंजोइक एसिड, बेंजीन पे एसिड है कार्बोक्सिलिक, तो बेंजोइक एसिड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसके साथ CH3COCl के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? देखिए ये बेंजोइक एसिड है, इस पे सेकंड कार्बन पे क्या बना है? OCOCH3 एस्टर, तो 2 बेंजोइक एसिड, और यही है आपका एस्पिरिन, यही है एस्पिरिन। डायएजो क्या होता है? डायएजो देखिए कोई भी डाई बनता है ना, उसको प्रिपेयर करने के लिए डायएजो कंपाउंड का यूज़ करते हैं। डायजोनियम सॉल्ट पर है, ये डायजोनियम बेंजीन पे N2+, ये डायजोनियम सॉल्ट है, और इसी में कुछ हटाते हैं कुछ जोड़ते हैं तो डायजो बनता है, और डायजो से डाई बनता है। डायजो कपलिंग मेथड से डाई का प्रिपरेशन करते हैं। देखिए इसका नाम में छुपा हुआ डाई, हालांकि वो वाला डाई नहीं लिखा हुआ DYE वाला, लेकिन DI लिखा है ना जी, आप याद करने के लिए DI को डाई लिखें या फिर DI को आप डाई लिखें, याद रखें डायजो से डाई बनता है, बस ख़त्म, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, बस थैंक यू। बस एक चीज़ है कि आप इस सारे चीज़ को इजी वे में रटें, समझ के रटें,
गारंटी के साथ बोल रहे हैं, चाहे वो जी हो, जेई हो या फिर नीट हो, आपका क्वेश्चंस इजीली बन जाएगा। ठीक है, बस खुद से विश्वास रखने की ज़रूरत है और सही से रटने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक आपको मेमोराइज़ नहीं रहेगा, जब तक आपको, और इसको बार बार रिवाइज करने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आने ही आने हैं। ठीक है, थैंक यू। तो कंप्लीट करते हैं और जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।